Hello children, how are you? Hope all of us are doing good. Now the topic that we will study today is pollution of air and water. And the things we will learn are air pollution, water pollution, and what can be done to conserve water. Now, two basic elements of life are clean air and water. We prefer to go out early in the morning to breathe in fresh air. Unfortunately, in today's world, fresh air isn't exactly fresh. As a result of increasing traffic, city size, economic development and industrialization, we have more air pollution problems than ever before. The amount of fresh drinking water is also reducing on the earth. There is a limited availability of drinking water on the earth, but that too is getting polluted because of human activities. So, pollution is endangering the basic elements of life. Air and water pollution are two major problems worldwide. It is tough to estimate the possibility of life on the earth in the absence of fresh air and fresh drinking water. तो लाइफ हो, इसके लिए दो चीज़ें क्या हैं जो बहुत ज़रूरी हैं? साफ हवा और पानी. लेकिन अगर हम देखें तो आजकल जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से हवा में और पानी में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो चुकी है. सो इट इज़ टफ टू एस्टिमेट. अब हम इस चीज़ का एस्टिमेट भी नहीं लगा सकते कि लाइफ जो अर्थ पे है फ्रेश एयर और फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर की एब्सेंस में कब तक चलेगी. लेट अस लुक एट एयर पोल्यूशन. The earth is surrounded by a blanket of air which is made up of various gases called the atmosphere. तो अर्थ के इर्द गिर्द एक बहुत सारी हवाओं का मिक्सचर है, गैसेस का मिक्सचर है जो ब्लैंकेट की तरह है, उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. The atmosphere helps in protecting the earth from the harmful sun rays and allows life to exist. Air is the natural mixture of gases that surrounds the earth. It is made up of 78% nitrogen, 21% oxygen and 1% other gases including carbon dioxide, water vapor, methane, argon and ozone. All living beings including plants and animals are dependent on oxygen in the air. तो ये जो एटमॉस्फेयर है इसमें बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है. अब ये गैसेस क्या क्या हैं? इनमें 78% तो नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है और 1% बाकी की गैसेस हैं जिनमें कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, मीथेन, आर्गन, ओजोन वगैरह इंक्लूडेड हैं. अब जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो इंसान हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, सबको ऑक्सीजन चाहिए जिंदा रहने के लिए. सो द एयर विच वी ब्रीथ शुड बी ट्रांसपेरेंट एंड ओडरलेस कॉल्ड प्योर और क्लीन एयर. जो हवा हम अंदर लेते हैं, सांस जब लेते हैं, तो वो हवा जो है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिना किसी स्मेल के होनी चाहिए, तभी हम उसे प्योर या फिर क्लीन एयर कह सकते हैं. हाउ डज एयर गेट पोल्यूटेड? एयर पोल्यूशन अकर्स मेनली ऑफ गैशियस एंड पार्टिकुलेट कंटामिनेंट्स. जितने भी गैशियस या पार्टिकुलेट छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो जब हवा में मिक्स हो जाते हैं उन्हें कंटामिनेंट्स कहा जाता है. उनकी वजह से एयर पोल्यूशन होती है. अब जो गैशियस पोल्यूटेंट्स हैं उनमें आते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ओजोन, कार्बन मोनोऑक्साइड, फिर कुछ वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड है और भी मेटल्स के कुछ गैशियस फॉर्म्स होते हैं. अब ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये अलग अलग सोर्सेज से आते हैं, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट से, स्मेल्टर से, इंडस्ट्रियल बॉयलर से, पेट्रोलियम रिफाइनरी से या फिर जितनी भी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ होती हैं वहाँ से. अब जो पार्टिकल्स हैं या पार्टिकुलेट्स हैं ये बड़े हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं और बहुत फाइन सॉलिड फॉर्म के होते हैं. अब जो लार्ज पार्टिकुलेट्स होते हैं इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, जैसे कि डस्ट, एस्बेस्टॉस फाइबर और लेड. तो एयर पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा तरीक़ों से कॉज होता है. अब वो क्या हैं? Exhaust from automobiles. So most of the automobiles use fossil fuels. Burning of fossil fuel releases carbon dioxide and carbon monoxide. Carbon dioxide is a greenhouse gas and results in an increase in the atmospheric temperature called greenhouse effect. Carbon monoxide is a poisonous gas. Even at low concentrations,
इफ इनहेल्ड इट में लीड टू डेथ। तो हमारे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनमें सारे फॉसिल फ्यूल यूज़ होते हैं, ये जब जलते हैं तो इनमें से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और इसकी वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, जिसको कि हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये एक पॉइजनस गैस है, बहुत कम भी अगर इसे इनहेल कर लिया जाए तो इससे डेथ हो जाती है। देन एग्जॉस्ट फ्रॉम इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज एंड पावर प्लांट्स। जो कोल है वो एक मेन फ्यूल है जिसको हम फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं। जब कोल को बर्न किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड्स प्रोड्यूस होते हैं। जो सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये नाइट्रोजन और वाटर वेपर के साथ मिक्स हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर में एसिड फॉर्म करते हैं। तो जब बारिश होती है ये एसिड बारिश के पानी के साथ नीचे की तरफ गिरता है, जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। Then chlorofluorocarbons or the CFCs. CFCs are the compounds of carbon and halogens and are used as refrigerant. They are also used in pressurized cans. Excess levels of CFCs in the atmosphere damages the ozone layer. Now, ozone layer works like a shield and prevents the harmful ultraviolet radiations from reaching the earth. Any damage in the ozone layer can be very harmful for the living beings on the earth. तो ये जो CFCs हैं ये कार्बन और हैलोजन के कंपाउंड्स हैं और इनको रेफ्रिजरेंट बनाने में यूज़ किया जाता है। जो प्रेशराइज्ड कैन्स होते हैं उनमें भी इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। अब ये क्या करते हैं कि ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करते हैं। ओजोन लेयर जो है सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो कि बहुत हार्मफुल होती हैं उन्हें अर्थ तक पहुंचने से रोकती हैं। तो अगर ओजोन लेयर डैमेज होती है तो जितने भी अर्थ पे लिविंग बींग्स हैं उनके लिए ये बहुत हार्मफुल हो जाता है। देन सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर और दी SPMs। कुछ बहुत ही फाइन पार्टिकल्स होते हैं जो एयर में सस्पेंडेड रह जाते हैं, इनको सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। अब जो स्टोन क्वारीज हैं और कुछ फैक्ट्रीज हैं ये बहुत ज़्यादा SPM रिलीज करती हैं। Although industrialization and the use of motor vehicles are overwhelmingly the most significant contributors to air pollution, there are important natural sources of air pollution as well. Wild forest fires, dust storms and volcanic activity also contribute undesirable gases एंड पार्टिकुलेट्स टू आवर एटमॉस्फेयर। तो हालांकि जो हमारे व्हीकल्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब से तो एयर पोल्यूशन होती है, लेकिन कुछ नेचुरल कॉजेज़ हैं जैसे कि हमारे डस्ट स्टॉर्म्स, फॉरेस्ट फायर्स, वॉल्केनिक एक्टिविटी, इनकी वजह से भी बहुत ज़्यादा अनचाही गैसेस और पार्टिकुलेट मैटर जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर में मिक्स हो जाता है और पोल्यूशन कॉज करता है। नाउ लेट्स लुक एट द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। विल बिगिन विद स्मॉग। विंटर्स में मेनली सिटीज़ में आपको स्मॉग नज़र आती है। स्मॉग क्या है? ये फॉग और स्मोक का मिक्सचर होता है। स्मॉग की वजह से एक हेजी ब्लैंकेट जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं वो स्काई में क्रिएट हो जाता है। इससे विजिबिलिटी कम हो जाती है और जो पायलट्स या रोड पे ड्राइवर्स हैं उनको बहुत परेशानी होती है। इसकी वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी होती है, एस्थमा, कफ, वीजिंग, ये सब प्रॉब्लम्स कॉज होती हैं। अब ये मेनली लार्ज सिटीज़ की प्रॉब्लम है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इंडस्ट्री, मोटर व्हीकल्स या डोमेस्टिक वुड कंबस्टन, इन सब चीज़ों से या कुछ और ऐसे सोर्सेज होते हैं जिनसे बहुत सारे एमिशंस एटमॉस्फेयर में, हवा में आते हैं। जब ये बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं और कुछ ऐसी मीटियोरोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं तो स्मॉग फॉर्म होता है। द टर्म स्मॉग वॉज फर्स्ट यूज्ड during the 1950s to describe a mixture of smoke and fog. EPA, that is Environmental Protection Agency, can forecast days when smog will be a problem. They issue appropriate alerts when necessary. Smog occurs mainly because of air pollution. तो air pollution की वजह से smog create होता है और जो EPA है वो पहले से warning दे सकता है कि स्मॉग अब आने वाला है, तो वो अलर्ट जारी कर देते हैं ताकि लोग अपनी अप्रोप्रिएट प्रिकॉशंस ले सकें। रेस्पिरेटरी डिजीजेस।
अब एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ेज़ जैसे कि एस्थमा, लंग डिजीज़ेज़ ये बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि हवा में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। डिफॉरेस्टेशन जो है ये भी एक मेजर कॉज है एयर पोल्यूशन का। जब फॉरेस्ट कवर रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है, इसका मतलब ट्रीज का नंबर कम हो गया। अब ट्रीज कम हो गए तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कन्वर्ट करने के जो हमारे सोर्सेज हैं वो कम हो जाते हैं। इसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ जाता है। एसिड रेन। Now acid rain happens because of the presence of oxides of nitrogen and sulfur in the atmosphere. These gases react with water vapors present in the atmosphere and form sulfuric and nitric acids. तो ये जो नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड्स हैं ये जब एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो वाटर वेपर के साथ ये रिएक्ट करते हैं और फिर सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड फॉर्म करते हैं। फिर जब बारिश होती है तो उसके साथ ये एसिड्स मिक्स होकर के नीचे आते हैं जिसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब ये जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनके लिए हार्मफुल हैं। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, ये उनको भी डैमेज करती हैं। जो मार्बल होता है ये उसको करोड कर देता है और इस फिनोमिना को कहा जाता है मार्बल कैंसर। केस स्टडी। द केस ऑफ ताजमहल इज अ रिमाइंडर ऑफ द हॉरिबल इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन। नाउ जो आगरा में ताजमहल के आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि मथुरा ऑयल रिफाइनरी या फिर ब्रिक किल्न्स हैं या फिर जो उसके आसपास का ट्रैफिक है, इन सब से और जनरेटर से जो है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन निकलता है और ये प्राइमरी फैक्टर हैं जिसकी वजह से इसके आसपास की जो हवा है वो पोल्यूट हो चुकी है और वो ताजमहल को बहुत बुरी तरह से अफेक्ट कर रही है। Now the Taj Mahal was built by using white marble, but nowadays it does not look white, rather looks as pale white. बना तो ये वाइट मार्बल से था लेकिन अब ये थोड़ा सा पेल नजर आता है। एसिड रेन्स ने ताजमहल के मार्बल को थोड़ा सा करोड कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि ताजमहल के इर्द गिर्द या आसपास जितनी फैक्ट्रीज हैं उनको वहां से शिफ्ट करके कहीं दूर ओपन किया जाए। After that order, only the vehicles that run on battery, compressed natural gas that is CNG or liquefied petroleum gas that is LPG are allowed to be driven near this monument. तो फैक्ट्रीज दूर शिफ्ट हुई हैं और जो व्हीकल्स ताजमहल के आसपास चलते हैं वो या तो बैटरी से या फिर CNG से या फिर LPG से ही चलते हैं। Now let's look at the greenhouse effect. अब ज़्यादातर जो मीटियोरोलॉजिस्ट हैं वो अग्री करते हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है वो हो रही है क्योंकि ह्यूमन एक्सपेंशन हो रही है और ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द वार्मिंग ऑफ द अर्थ सरफेस विच रिजल्ट्स व्हेन द एटमॉस्फेयर ट्रैप्स हीट रेडिएटिंग फ्रॉम द अर्थ टुवर्ड्स द स्पेस। अब अर्थ पे जो सनलाइट आती है उसकी जो हीट है उसका कुछ हिस्सा अर्थ वापस स्पेस में रिफ्लेक्ट करता है या वापस रेडिएट करता है। तो कुछ जो एटमॉस्फेयर में गैसेस ऐसी हैं वो इस हीट को ट्रैप करके रखती हैं, मिरर की तरह एक्ट करती हैं और उसको वापस अर्थ की तरफ ही रिफ्लेक्ट कर देती हैं। नहीं तो ये जो हीट है ये स्पेस में जाती और अर्थ का जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं। अब इनमें कौन कौन सी गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाउ on earth human activities are changing the natural greenhouse. Over the last century the burning of fossil fuels like coal and oil has increased the concentration of atmospheric carbon dioxide. तो पिछली कुछ सेंचुरीज में क्या हुआ है कि फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा बर्न किया जाने लगा है जिसके वजह से जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसका लेवल या कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोल या ऑयल जब हम इसको बर्न करते हैं तो ये इसके अंदर का जो कार्बन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है। टू अ लेसर एक्सटेंट द क्लियरिंग ऑफ लैंड फॉर एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटीज हैव इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। फिर जब हम लैंड में जितना भी ट्री कवर होता है उसको हम साफ कर देते हैं ताकि उस लैंड को एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए या बाकी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करें,
तब भी जो ग्रीन हाउस गैसेस की कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाती है। द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ चेंजिंग द नेचुरल एटमॉस्फेरिक ग्रीन हाउस are difficult to predict, but certain effects seem likely increased in the concentration of carbon dioxide. अब बहुत सारे जो इसके इफ़ेक्ट्स हैं उनको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते या बहुत ज़्यादा नहीं पहले से अनुमान लगा सकते, मगर इतना समझ सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। The increase of greenhouse gas concentration, mainly carbon dioxide, led to a substantial warming of the earth and the sea called global warming. अब क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो अर्थ में स्पेशली सी में और जो बाकी का लैंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो गया है। इसको कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अर्थ के एटमॉस्फेयर का जो एक एवरेज टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है, ओशंस का टेम्परेचर बढ़ चुका है। अब इससे जो है जो ग्लेशियल आइस है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से मेल्ट कर रही है और साइंटिस्ट ने तो ये भी प्रिडिक्ट किया है कि बहुत सारी कोस्टल सिटीज़ हैं जो नियर फ्यूचर में बिल्कुल ही पानी के अंदर डूब जाएंगी क्योंकि ग्लेशियल मेल्टिंग बहुत ज़्यादा हाई रेट पर हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग हैज़ ऑल्सो कॉज्ड drastic changes in weather. Increased instances of flash floods and erratic weather are being attributed to global warming. तो ये जो flash floods होते हैं या जो बहुत ही ज़्यादा erratic weather होता है ये भी global warming का ही effect है. Now it is a fact emissions like carbon dioxide, nitrous oxide and other greenhouse gases will remain in the atmosphere for many years, making it impossible to eliminate global warming for several decades. How to prevent air pollution? Now some of the ways to prevent air pollution are as follows. हम अगर जो फॉसिल फ्यूल है उसके जगह हम अगर क्लीन फ्यूल यूज़ करना शुरू कर दें जैसे कि CNG अपने व्हीकल्स में, जो दिल्ली गवर्नमेंट फिटेड CNG किट है वो सभी DTC बसेस जो कि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बसेस हैं उनमें यूज़ होती है कोर्ट के ऑर्डर के बाद। ऑल दी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इन दिल्ली नाउ यूज CNG। अब इससे क्या है कि एयर क्वालिटी दिल्ली की बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। अब तो बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स भी ऐसे हैं जो कि CNG यूज़ करते हैं। फिर अगर ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ किया जाए तो भी एयर पोल्यूशन कम हो सकता है। इससे क्या होगा कि रोड पे जो नंबर ऑफ कार्स हैं वो कम हो जाएंगी। अगर थोड़े डिस्टेंस पे जाना है तो वॉकिंग और साइकिलिंग जो है ये एक अच्छी ऑप्शन है। इससे हेल्थ भी इम्प्रूव होती है और एनवायरनमेंट भी बचा रहता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स शुड बी फिटेड इन चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज की जो चिमनीज हैं उनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर्स को फिट किया जाना चाहिए। इससे क्या है कि जो SPM हवा में जाता है उसकी क्वांटिटी जो है या अमाउंट है वो कम हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। सिमिलरली कैटालिटिक कन्वर्टर्स आर फिटेड इन द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ व्हीकल्स। तो जो व्हीकल्स हैं उनके एग्जॉस्ट सिस्टम में कैटालिटिक कन्वर्टर्स फिट किए जाते हैं। इसके वजह से जो बहुत सारे पॉइजनस सब्सटेंसेस अदरवाइज व्हीकल के एग्जॉस्ट से निकलते थे वो कम हो जाते हैं। फिर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ अगर प्लांट करे जाएं तो जो हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है वो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी फोटोसिंथेसिस की वजह से। तो ट्रीज़ जो हैं वो हमें हेल्प करते हैं कि हम एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल को बैलेंस में रखें। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए। अब पेड़ की लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है जिसकी वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के लेवल में बैलेंस मेंटेन रहेगा। अब इंडिया में जुलाई के महीने में हर साल वन महोत्सव मनाया जाता है। ये एक एनुअल ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल है। नाउ इंस्टेड ऑफ बर्निंग ड्राई लीव्स, compost them because burning produces harmful gases which pollutes the environment. On the other hand, composting will produce manure. Now let's look at water pollution. अर्थ पे पानी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिसोर्स या सब्सटेंस है। जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं या इंसान हैं, हर लिविंग क्रीचर को सरवाइव करने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। अगर पानी ना हो तो अर्थ पे लाइफ ही नहीं होगी। पीने के अलावा पानी के और भी बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं जैसे कि नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, खाना उगाने के लिए।
अब अर्थ पे वैसे तो बहुत पानी है, लेकिन जितना अर्थ का पानी है उसमें से 97.4% पानी जो है वो ओशंस में है। अब बचा 2.6%, उसमें से भी सिर्फ 0.6% लिक्विड फॉर्म में है और जो बाकी का है वो फ्रोजन पोलर आइस कैप्स या फिर ग्लेशियर्स के फॉर्म में है। तो जितना भी टोटल पानी है उसका सिर्फ 0.01% हिस्सा जो है वो फ्रेश वाटर के फॉर्म में अवेलेबल है, जिसे हम और बाकी जो लिविंग क्रीचर्स हैं सभी इस्तेमाल करते हैं। अब वाटर बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि पोल्यूशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं। अब पानी क्योंकि गंदा होता है जब हम उसमें कपड़े धोते हैं, उसको नहाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनकी वजह से पानी में बहुत ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें जो हैं वो ऐड हो जाती हैं, जिससे पानी की क्वालिटी बदल जाती है, उसका कलर, उसकी स्मेल सब खराब हो जाता है। तो वाटर पोल्यूशन रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और पोल्यूटेंट्स इन वाटर बॉडीज. It happens when untreated wastes and pollutants are discharged into water bodies. As a result, the water of sea, rivers, lakes, ponds, reservoirs and groundwater get polluted. If water is cloudy, smelly and has garbage floating in it, then it is easy to know that it is polluted. But clear and clean looking water can be polluted as well with toxic केमिकल्स। तो हमारी जो एक्टिविटीज़ हैं उनके वजह से बहुत सारा अनट्रीटेड वेस्ट होता है, पोल्यूटेंट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिए जाते हैं। इसकी वजह से जो पानी है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है, चाहे वो सी का हो, रिवर्स का हो, लेक्स का हो, पॉन्ड्स का हो या फिर इवन ग्राउंड वाटर हो। अगर पानी थोड़ा क्लाउडी नज़र आता है, उसमें स्मेल है या कूड़ा है, तो हमें नज़र आता है कि ये पोल्यूटेड है। लेकिन कई बार जो साफ़ पानी है, जो हमें देखने में साफ़ लगता है, वो भी पोल्यूटेड होता है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं। नाउ हाउ डज वाटर गेट पोल्यूटेड? बहुत सारे रीजंस हैं वाटर पोल्यूशन के। सम ऑफ द मेजर रीजंस आर अनट्रीटेड सीवेज एंड एज ओल्ड प्रैक्टिसेस। अब अनट्रीटेड सीवेज क्या है? इंडिया में एक बहुत ही कॉमन प्रैक्टिस है कि जो अनट्रीटेड सीवेज या फिर एफ्लुएंट्स होते हैं उनको जो नज़दीक की पानी की बॉडी होती है उनमें छोड़ दिया जाता है। अब ये ज़्यादातर रिवर्स और पॉन्ड्स होते हैं और वो इस वजह से बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो चुके हैं। फिर व्हाट आर एज ओल्ड प्रैक्टिसेस? अब बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नदी पर जा कर के नहाते हैं, डेफिकेट करते हैं या अपने कपड़े भी धोते हैं। डेड बॉडीज़ को रिवर बैंक्स के पास ही क्रीमेट किया जाता है। कई बार तो आधे जले जो बॉडीज़ होते हैं, कार्कसेस होती हैं, उनको पानी में डिस्पोज कर दिया जाता है। अब इन सब रीज़न से पानी में पोल्यूशन हो जाती है। देन यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। ये जो केमिकल्स हैं ये जो हमारे किसान अपनी फील्ड्स में यूज़ करते हैं, ये पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं और बह करके नज़दीक की वाटर बॉडी में चले जाते हैं, या फिर ये ग्राउंड से नीचे की तरफ सीप करके ग्राउंड वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। Then the rapid explosion of India's population in the last 25 years, coupled with lax regulations on industries, has put a huge strain on the rivers. तो जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है और हमारे कोई इंडस्ट्रीज़ को लेकर के रेगुलेशंस नहीं है, इन सब की वजह से जो हमारी नदियां हैं उन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पड़ रहा है। और इसी की वजह से अगर हम देखें तो गंगा रिवर जो है वो आज की डेट में बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है। अब जो रिवर्स हैं ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, क्योंकि 420 मिलियन लोग जो हैं इन रिवर्स पे डिपेंड करते हैं फूड, वाटर, नहाने के लिए या फिर एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए। अगर हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल देखें तो कानपुर इलाहाबाद का जो स्ट्रेच है ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड स्ट्रेच है। जो पोल्यूटेड वाटर है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम इंसानों के सिस्टम में आ जाता है खाने के ज़रिए, और फिर ये हमें बहुत सारी बीमारियां दे जाता है, जैसे कि रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस, कैंसर, रीनल प्रॉब्लम्स, वाटर बोर्न डिजीज़ेस वगैरह। अब कानपुर जो है ये यूपी का एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेटेड टाउन है
यहाँ के लोगों को आप देखेंगे तो ये कूड़ा, फ्लावर्स, भगवान की मूर्तियाँ या फिर जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉलीथीन बैग्स होते हैं, यही सभी चीज़ों को नदी में फेंक देते हैं। एट कानपुर द अमाउंट ऑफ वाटर इन रिवर इज कंपैरेटिवली लेस एंड द फ्लो ऑफ द रिवर इज वेरी स्लो। अब पानी का अमाउंट कम है और जो उसका बहाव है वो भी बड़ा धीरे है। अब कानपुर में 5000 इंडस्ट्रीज़ हैं, इनमें फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट, लेदर, पेंट सभी तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं। अब ये जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ये अपने टॉक्सिक केमिकल वेस्ट जो हैं इनको नदी में छोड़ देते हैं, रिवर में छोड़ देते हैं। इन सब की वजह से जो यहाँ का जो नदी का स्ट्रेच है उसमें टॉक्सिक सब्सटेंसेस का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। Now, to restore and clean the river, Ganga Action Plan was launched in 1985. तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया था ताकि गंगा रिवर को क्लीन किया जा सके। ये पहला मेजर एम्बिशियस रिवर क्लीनिंग प्रोजेक्ट था हमारी कंट्री में। टू रिस्टोर एंड क्लीन द रिवर, गंगा एक्शन प्लान was launched in 1985. It was the first major and ambitious river cleaning project of our country. It was planned to save the river, primarily aiming at reducing the pollution levels in the air. तो जो गंगा एक्शन प्लान है इसको 1985 में हमारी कंट्री में लॉन्च किया गया था। इसका जो मेन एम था वो था कि हम पोल्यूशन के लेवल को कम कर सकें। अब इसमें क्या क्या इंक्लूडेड था? डाइवर्जन ऑफ वेस्ट वाटर रीचिंग द रिवर, इंस्टॉलेशन ऑफ सीवेज। दोबारा से, अब गंगा एक्शन प्लान में क्या क्या इंक्लूडेड था कि जो वेस्ट वाटर है उसको रिवर में पहुंचने से रोका जा सके, उसको डाइवर्ट कर दिया जाए। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, फिर इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरिया इंस्टॉल किए जाएं, पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाई जाए ताकि पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, ताकि हम गंगा को क्लीन रख सकें। अब बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं वो हार्मफुल केमिकल्स को रिवर्स और स्ट्रीम्स में छोड़ देती हैं, जैसे कि पेपर, ऑयल रिफाइनरीज और केमिकल फैक्ट्रीज़। अब इनसे पानी में पोल्यूशन होता है। जो अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं जो कि पानी में वेस्ट के तौर पे रिलीज़ किए जाते हैं, वो कैसे होते हैं? जैसे कि आर्सेनिक, मर्क्यूरी, लेड, फ्लोराइड्स। अब इनसे जो है एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स की लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है क्योंकि ये टॉक्सिक होते हैं, पॉइजनस होते हैं। जब फर्टिलाइज़र्स पानी की बॉडीज़ में डिस्चार्ज हो जाते हैं, पानी में मिल करके इनमें बह करके आ जाते हैं, तो क्या होता है कि रिवर की जो सरफेस है उसके ऊपर एल्गी बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाता है। इसको कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। नाउ इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द एक्वेटिक इकोसिस्टम्स followed by excessive growth of algae and weeds on the water surface. अब क्योंकि ये वाले जो आपके फर्टिलाइजर्स थे इनमें थोड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जब पानी में न्यूट्रिएंट्स बढ़ते हैं तो एल्गी और वीड्स जो हैं वो ज़्यादा ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। तो यूट्रोफिकेशन से क्या होता है कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको ऑक्सीजन और सनलाइट बराबर नहीं मिलती और इवेंचुअली उनकी डेथ हो जाती है। जब ये एल्गे ख़त्म होते हैं तो ये फूड बन जाते हैं बैक्टीरिया का, जो कि वाटर बॉडीज़ में फिर और ज़्यादा ग्रो करने शुरू कर देते हैं। समटाइम्स अनट्रीटेड सीवेज इज़ थ्रोन डायरेक्टली इनटू रिवर्स। इट कंटेन्स वेस्ट फूड स्टफ्स, डोमेस्टिक वेस्ट, सोपी वाटर, डिटर्जेंट्स, वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्सेट्रा। तो घरों से जो सीवेज आता है उसको अगर ट्रीट करे बिना आप रिवर्स में डायरेक्टली छोड़ देते हैं तो बहुत सारी गंदगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, डिटर्जेंट, सोपी वाटर, ये सब चीज़ें पानी में मिल जाती हैं। नाउ ग्राउंड वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय अनट्रीटेड सीवेज बिकॉज ग्राउंड वाटर is contaminated with sewage and may contain various pathogens like protozoa, bacteria, parasite, viruses etc. अब ये जो pathogens हैं ये बहुत ही गंदे diseases cause करते हैं जैसे कि hepatitis, typhoid, jaundice, diarrhea and cholera. The type and number of bacteria present in the feces of mammals are the indicators of water quality. जो mammals हैं उनके feces में जितने टाइप के और जितने नंबर में बैक्टीरिया होते हैं वो हमें बताते हैं कि पानी की क्वालिटी कितनी अच्छी है या खराब है. The presence of certain type of bacteria indicates the level of contamination of water. What is potable water and how is water purified?
तो जो पानी पीने के लिए सही है, फिट है, उसको हम पोर्टेबल वाटर कहते हैं। जो पोल्यूटेड वाटर है वो पीने के लिए सही नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो भी किसी भी इंसान के लिए या जानवर के लिए, जीव के लिए खतरनाक हो सकते हैं। जो पोल्यूटेड वाटर है वो पीने के लिए सही नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे टॉक्सिन्स होते हैं जो किसी भी इंसान के लिए खतरनाक हो सकते हैं। तो पीने से पहले पानी को प्योरीफाई करना ज़रूरी है। अब प्योरीफाई करने से पानी के अंदर के जो डिजीज़ेज़ हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, और कुछ मेथड्स जो हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पानी को प्योरीफाई कैसे किया जाए। बॉइलिंग, ये एक बहुत ही सिंपल फिजिकल मेथड है वाटर प्योरीफिकेशन का। अगर पानी को आप 100 डिग्री या 110 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल करते हैं तो उसके अंदर के ज़्यादातर जर्म्स जो हैं वो मर जाते हैं। देन क्लोरीनेशन, एक केमिकल मेथड है पानी को प्योरीफाई करने का। अब इसमें क्या है कि आप पानी में क्लोरीन टैबलेट्स ऐड करते हैं जिससे कि पानी के अंदर के जर्म्स मर जाते हैं। तो रूरल एरियाज़ में या उन फैमिलीज़ में जो कि कॉस्टली वाटर फिल्टर्स अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे क्लोरीन टैबलेट्स यूज़ करना एक आसान और सस्ता तरीका है पानी को प्योरीफाई करने का। देन वाटर फिल्टर्स, different types of water filters are available in the market. The cheapest water filters have ceramic candles through which water is filtered. Some of the water filters have filters made of charcoal. Some costly water filters work on reverse osmosis and hence they are called RO filters. You will read about reverse osmosis in your higher classes. तो वाटर फिल्टर्स कैसे हैं? कुछ हैं जिनमें सिरेमिक की कैंडल्स होती हैं जो पानी को फिल्टर करती हैं, कई हैं जिनके फिल्टर्स चारकोल से बने होते हैं, या कई ऐसे वाटर फिल्टर्स हैं जिनमें रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस यूज़ किया जाता है पानी को प्योरीफाई करने के लिए। यूज़ ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, अगर पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स को पानी में डाल दिया जाता है तो पानी के जर्म्स मर जाते हैं और वो पानी सेफ हो जाता है यूज़ करने के लिए। ये ज़्यादातर विलेजेस में यूज़ होता है। What can be done to conserve water? अब पानी क्योंकि बहुत ज़रूरी है लाइफ के लिए, तो अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ज़रूरी है कि सभी पानी को कंजर्व करना सीखें। अब पानी जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, तो उसको कंजर्व करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अपने आप से हम नहीं बना सकते ऐसे ही। कहा जाता है कि अ ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वर्थ मोर दैन अ सैक ऑफ गोल्ड फॉर अ थर्स्टी मैन। अगर किसी को प्यास लगी हो, आप उसको पैसा दो या पानी दो तो वो पानी ही चुनेगा। तो अब अगर हम आज पानी को सेव करेंगे तो हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनके लिए कुछ ऐसे लॉज बनाने चाहिए और उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि वो पानी की पोल्यूशन ना होने दें। वो अपनी फैक्ट्रीज़ में से जो उनका वेस्ट है उसको डायरेक्टली पानी में ना छोड़ें। जो इंडस्ट्रियल और म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर है उसको भी ट्रीट करना चाहिए एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट में, उसके बाद उसको पानी की जो वाटर बॉडीज़ हैं उनमें छोड़ना चाहिए। जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उनको सभी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में इंस्टॉल करना चाहिए। At our individual levels, we should consciously save water and not waste it. Water conservation is the most effective and environmentally sound method. तो अपने environment को सेव करने के लिए इंडिविजुअल लेवल पे भी वाटर कंजर्वेशन जो है वो करना ज़रूरी है। Now, water conservation refers to any beneficial reduction of water usage, loss और waste. तो मतलब किसी भी तरीके से अगर आप पानी के इस्तेमाल को कम करें, उसको वेस्ट ना करें, उसको बर्बाद ना करें, तो उन स्टेप्स को वाटर कंजर्वेशन कहा जाता है। अब इट इंक्लूड्स the strategies and activities to manage and protect water resources to meet the demand for human consumption. Thus, it aims to improve the efficiency of use of water and reduce losses and waste. अब हमें reduce, reuse और recycle, ये जो 3 R है, इसका फॉर्मूला पानी को बचाने में भी यूज़ करना चाहिए।
सो द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले तो जो आपके घरों के टैप्स हैं उनकी लीकेज को अवॉइड करें। जब आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पानी, जैसे कि आप ब्रश कर रहे हैं या कपड़े धो रहे हैं, तो टैप को जब पानी नहीं चाहिए तब बंद करके रखें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है ये एक मेथड है पानी को कंजर्व करने के लिए। जो पानी की सप्लाई है एरियाज़ में लिमिटेड होनी चाहिए, खास करके उन एरियाज़ में जहाँ पे अनलिमिटेड वाटर सप्लाई भेजी जाती है। फिर लोगों को एजुकेट करना चाहिए कि चाहे वो सिटीज़ में हो या रूरल एरियाज़ में हो, वो पानी को कैसे सेव कर सकते हैं। प्रमोट द कंजर्वेशन ऑफ वाटर थ्रू मीडिया एंड वॉल पोस्टर्स। तो आप मीडिया और वॉल पोस्टर्स का इस्तेमाल करके वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स को प्रमोट कर सकते हैं। फिर पानी की स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक साइंटिफिक तरीके से करी जानी चाहिए। वाटर को या पानी को रिसाइकिल करना चाहिए इंडस्ट्रीज़ में, ताकि उसको बार बार आप इस्तेमाल में ला सकें। फिर रेन वाटर को कंजर्व करना चाहिए, वाटर हार्वेस्टिंग को भी इनकरेज करना चाहिए। जो बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स और वीडिसाइड्स हैं उनके यूज़ को कम कर देना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए ताकि फ्लड्स कम हो जाएं और जो ग्राउंड का वाटर लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाए। Let's take a quick recap. Effects of air pollution include global warming, acid rain, and adverse effects on plants and animals. Then pollutants such as sulfur dioxide and oxides of nitrogen react in the atmosphere with rainwater to form strong acids. Therefore, the rainwater becomes highly acidic and is called acid rain. Ozone layer prevents the ultraviolet radiations coming from the sun to reach the Earth's surface, thereby protecting life on Earth. The extreme thinning of ozone layer is known as ozone hole. Skin cancer, damage to cornea, and weakening of immune system are some of the consequences of depletion of ozone layer. Conservation of air is to preserve the quality of air by following strict norms and by creating awareness. Water can be made potable by boiling, using porcelain candles and ultraviolet filters, adding potassium permanganate and lime and chlorination. Effects of pollution of water bodies are oxygen depletion, toxicity of water, eutrophication, and waterborne diseases. Wastewater must be treated before being discharged into water bodies. There is an urgent need for adopting water conservation methods. Potable water is the water free from harmful materials which do not have any adverse effects on the health of human beings and animals. So I hope that this chapter is clear to all, and answering questions based on this chapter will now be easy.